वेलकम बैक वंस अगेन IPHS डिजिटल टीवी। आज का हमारा DIT का पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट ICT और टॉपिक हमारे पास है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी हमने ICT के बारे में पढ़ा और उसका काफ़ी डिटेल से पढ़ा। तो फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हमने अपलोड किए, उसको आप देख सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस हमारे पास क्या होते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस are hardware device which can be used to store digital data and application which may be in the form of text, images, video, audio, etc. It's called storage device. It is a key component of a computer. There are two types of storage devices. देखो, स्टोरेज डिवाइस हमारे पास एक हार्डवेयर कंपोनेंट है और ये क्या काम करता है? पहले जमाने में जो डिवाइसेस होते थे उसमें स्टोरेज का कंसेप्ट नहीं होता था, मतलब जो काम हुआ था उसी टाइम वो आपको रिजल्ट देता था। बाद में यूज करने के लिए कोई इस तरह के हार्डवेयर डिवाइसेस अवेलेबल नहीं थे, तो इस वजह से मतलब कि इंसान को एक चीज चाहिए बाद में यूज करने के लिए, कोई डेटा चाहिए, तो बहुत मुश्किल था कि बार बार उसको बार बार रिपीट करना। तो इस वजह से इस पे काम हो रहा था। शुरुआत में कंप्यूटर जब बना तो उसके साथ रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस थे उस सब पे जो है रिसर्च हो रहा था, उस पे काम हो रहा था। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता स्टोरेज डिवाइसेस बने। स्टोरेज का मतलब है टू कीप, सिंपल बात है, टू कीप डेटा, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम। इवन कि आप 5 साल बाद भी इसको देखें तो आपके पास ये डेटा पड़ा होता है। ठीक है, अब वो डेटा कोई भी फॉर्मेट में हो, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, ऑडियो हो, ठीक है, वीडियो हो, PDF हो, एनी फॉर्मेट में वो आपके पास पड़ा रहेगा। क्लियर? तो स्टोरेज हमारे पास मेन चीज है कि ये हार्डवेयर कंपोनेंट होगा। हार्डवेयर मतलब फिजिकल, उसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। तो ये हमारे पास हार्डवेयर होगा। फिर यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होते हैं प्राइमरी, कौन से डिवाइस? एक हमारे पास है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी स्टोर। एक हमारे पास है सेकेंडरी। ठीक है, एक हमारे पास क्या है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और एक हमारे पास है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। दो किस्म के हमारे पास, दो मतलब दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, जो आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी स्टोरेज वो होते हैं, इसके नाम से जाहिर, प्राइमरी मतलब की शुरुआत वाले। वो हमारे पास कौन कौन से हैं? उसमें हमारे पास रैम है। ठीक है, प्राइमरी हमारे पास उसमें रैम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली रेंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम। दूसरा हमारे पास है रोम। रोम में रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम, रोम, इसमें हमारे पास ये वाले जो डिवाइसेस है, ये हार्डवेयर, ये हमारे पास आते हैं। रैम का काम क्या होता है? जब हम CPU को पावर बटन प्रेस करते हैं तो वो उसका काम इतना होता है कि वो आपका सिस्टम ऑन करे। इन दोनों का काम जो होता है पावर के साथ होता है, मतलब अगर पावर ऑन है तो ये काम करेगा, पावर ऑफ है तो इसका काम खत्म। ये अंडरस्टैंड करें। ठीक है, मतलब कि आपका सिस्टम ऑन है, आपके पास PC है, वो PC जो है वो अगर ऑन है तो इट्स वर्किंग, अदरवाइज इट्स नॉट वर्किंग। सिंपल। ठीक है, इसको कहते हैं प्राइमरी स्टोरेज। वो डिवाइस, इसके बगैर सिस्टम रन भी नहीं होता। अगर आपके पास कंप्यूटर CPU में, लैपटॉप में आपके पास रैम नहीं है तो आपका जो सिस्टम है वो स्टार्ट में पावर नहीं देता, मतलब ये रन करने में मदद देता है। ये इंपॉर्टेंट डिवाइस है स्टोरेज डिवाइसेस। इसका काम ये होता है कि आपके सिस्टम को रन करे। ठीक है, फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस है और जिस मकसद के लिए वो बनाए गए आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास क्या होते हैं? उसमें बहुत ज्यादा है। उसमें नंबर 1 HDD हार्ड डिस्क। ठीक है, कौन से है? HDD का मतलब है हमारे पास हार्ड डिस्क, SSD। ठीक है, इसी वजह से इसके अलावा USB, मेमोरी कार्ड, ठीक है, प्लस ड्राइव इसे कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है CD-ROM हो गया, DVD-ROM हो गया, DVD, ठीक है, CD,
फ्लॉपी डिस्क, ये सब जो है ना ये हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, इसको हम यूज भी कर रहे हैं। अब आजकल आपके पास एक और चीज आ गई जिसको हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी, जितने भी मोबाइल होते हैं, ठीक है, मोबाइल फोन में बाय डिफॉल्ट आपके पास मेमोरी, तो हमें मेमोरी कार्ड इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास जितने भी न्यू डिवाइसेस आते हैं मोबाइल मार्केट में, पहले इसको बात आते थे तो 4 GB हमारे पास डेटा होता था, या ज्यादा से ज्यादा 8 GB होता था, जो इनफ नहीं होता था। हमारे पास काफी एप्स वगैरह इस्तेमाल करते थे हम, तो उसके लिए हमने तो मार्केट में ऐसे डिवाइसेस आगे से मोबाइल आगे। मोबाइल भी एक डिवाइस है जो आपको अभी मिनिमम 64 GB से लेकर 256 GB तक जो है ना डेटा प्रोवाइड करता है। मतलब मार्केट में, बल्कि इवन के जो सैमसंग या आईफोन है वो आपको 500 GB तक भी इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मल मोबाइल्स की बात करें, नॉर्मल कंपनी की, इन्फिनिक्स की या रेडमी या यूटीसी, इन कंपनीज के जो मोबाइल होते हैं आपको 256 GB डेटा प्रोवाइड करते हैं। जितना स्टोरेज ज्यादा होगा, रैम ज्यादा होगा, उतना आपको मोबाइल एक्सपेंसिव होगा, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो इस वजह से हम मार्केट में हमारे पास इंटरनल मेमोरी भी आ गई। एक और स्टोरेज डिवाइसेस की जगह पे आप उसको स्टोरेज कह सकते हैं, लेकिन डिवाइस का नाम नहीं दे सकते, उसको क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है। क्लाउड स्टोरेज, क्योंकि वो सॉफ्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। आजकल ये भी जो है ना हमारे पास बहुत यूज हो रहा है, क्लाउड स्टोरेज। इट्स अ फॉर्म ऑफ सॉफ्ट फॉर्म में, ये सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास होता है स्टोरेज। इसको आप फिजिकल टच नहीं कर सकते, इसमें डिवाइस कवर नहीं हो सकती, ये हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, लेकिन आप इसको हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल है, तो आपके पास जो मोबाइल है उस पे आपके पास जीमेल अकाउंट है, ठीक है। तो अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है, इसी जीमेल के थ्रू आप गूगल ड्राइव यूज कर सकते हैं, जो गूगल का प्रोडक्ट है, ठीक है। इसी तरह बहुत ज्यादा कंपनीज हैं, गूगल माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव, ठीक है। इसी तरह ड्रॉपबॉक्स है, ठीक है। इसी तरह और भी काफी कंपनीज है, मतलब कि आपको मल्टी कंपनी जो है फ्री ऑफ कास्ट, फ्री स्पेस, लेकिन लिमिटेड, अप टू 25 GB। 25 GB आपको फ्री स्पेस, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज, इसको ऑनलाइन कवर, क्योंकि इसका काम ऑनलाइन नेट के साथ ही होता है, ठीक है। तो इसको आप ऑनलाइन फ्री स्पेस अप टू 25 GB का मतलब है कि फ्रॉम आपके पास 1 GB से स्टार्ट होकर आप देखो गूगल ड्राइव जो है ना वो आपको 15 GB फ्री स्पेस देता है, बाकी आपको कोई 20 देता है, तो एवरेज आपके पास है 25 तक, 30 तक भी आपके पास काफी कंपनीज है जो आपको फ्री स्पेस देता है ऑनलाइन स्टोरेज के लिए। अब इसका क्या फायदा है, इसका हम कंपैरिजन भी करते हैं, ठीक है। सेकंड स्टोरेज आपके पास इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास जो कंप्यूटर होता है उसमें जो हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क में देखो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें हम विंडो करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एसएसडी है, अब एसएसडी और एसएसडी में क्या फर्क है, ये जो होता है ना ये फास्ट होता है, ठीक है, एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये बहुत फास्ट होता है और ये खराब नहीं होता जल्दी, मतलब इसका जो है ना वेट सेंटर ये जल्दी खराब नहीं होता। ये सिंपल हार्ड डिस्क में अपडेट आया है, मतलब कि ये आपके पास थोड़ा सा एडवांस है और इसको सॉलिड स्टेट ड्राइव्स कहा जाता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और एक है हार्ड डिस्क ड्राइव। एक जीडी का मतलब होता है स्टेट्स पर जितने भी शॉर्टकट है आपने याद रखना है, इसको ऐड करके ये पेपर में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अभी देखो सीडी रोम, डीवीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, ये सब का दौर खत्म हो गया। पहले जमाने में ये होते थे, अब इनका जमाना इसलिए खत्म, आपने कभी देखे डीवीडी सीडी है अवेलेबल भी है, लेकिन हम मतलब के विंडो के लिए या गेम्स वगैरह के लिए, लेकिन आजकल हमारे पास इसका इसलिए जमाना, इवन कि हम यूएसबी मेमोरी कार्ड को भी यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप पे देखो हमारे पास गूगल डॉक्यूमेंट सेंड होते हैं, ठीक है, हर किस्म अप टू 10 GB तक, पहले नहीं होते थे, लेकिन अब हमारे पास बड़े बड़े फाइल जो है वो हम किसमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करते हैं। इसी तरह हम जो है ना ईमेल के थ्रू जो है वो कम कर सकते हैं, ईमेल हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा देता है, तो
ईमेल के थ्रू जो है, ईमेल से मुराद इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसमें जीमेल कंपनी भी आती है, जिसमें आपके पास बाकी कंपनीज भी आती है जो आपके पास जीमेल के अलावा याहू या और कंपनी, मतलब ये कि हम उसके थ्रू भी डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। इसी तरह हम गूगल ड्राइव के थ्रू भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि आजकल हम सॉफ्ट फॉर्म में बहुत शेयरिंग करते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं? डेटा, चाहे वो पीडीएफ हो, टेक्स्ट हो, वीडियो, ऑडियो, किसी भी फॉर्म में उसमें हम शेयर करते हैं। इस वजह से हमें आजकल जो यूएसबी है या मेमोरी कार्ड, इसका यूज कम हो गया, लेकिन यूज हो रहे हैं अब भी, ठीक है। अब डीवीडी और सीडी जो है बिल्कुल वो इस तरह है कि मतलब आप समझिए 5 to 10% इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर यूएसबी आ गया, यूएसबी में हम जो है ना विंडो को भी बूट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हमें विंडो चाहिए, विंडो एक ऐसी मतलब कि उसका फाइल बहुत हेवी फाइल होता है, उसको हम ना जीमेल के थ्रू सेट कर सकते हैं, ना किसी व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, उसमें फाइल्स होते हैं, तो उसे हमें प्रॉपर बनाना पड़ता है। और ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास होगा, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि विंडो को कैसे डाउनलोड करते हैं, फिर उसको बूट कैसे करते हैं, ये पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे। विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का पूरा एक सब्जेक्ट है, तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टोरेज डिवाइस से। फिर स्टोरेज से हम इसलिए देखो, आप दुनिया में जो अभी करंट सिचुएशन 2026 है, अभी जो अपडेटेड चीजें हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है 5-6 साल बाद एक और अपडेट आए। देखो पहले जमाने में जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम ये सारी चीजें नहीं थी, क्लाउड स्टोरेज का कांसेप्ट नहीं था, एआई का कांसेप्ट नहीं था, इन चीजों, लेकिन अब है। तो अब हम अपडेटेड चीजें, हर एक टॉपिक के साथ जो अपडेटेड चीजें आती है उसको हम कवर करेंगे, ताकि आपको कल को फ्यूचर में इन चीजों के बारे में पता हो क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी सिक्योरिटी, प्राइवेसी। देखो इंटरनेट पे जब आप आ जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, हम पढ़ भी रहे हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि हम बार बार इंटरनेट का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। उसके बारे में हिस्ट्री और सब कुछ ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इंटरनेट कब बना, और उसकी जो नोट्स है, लिंक्स है, वो मैंने ऑलरेडी चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए, वहां से आप देख सकते हैं कि इंटरनेट कब बना, किसने बनाया, इसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी पूरी एक वीडियो, लिंक्स वगैरह, ठीक है। तो नॉलेज को इंप्रूव करेंगे, आप चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो नेट के ऊपर जब हम आते हैं तो प्राइवेसी का बहुत इशू होता है, मतलब कि उसमें प्रोटेक्शन का बहुत इशू होता है, ठीक है। हम इंटरनेट के ऊपर बहुत कम जो है ना वो सिक्योर होते हैं, उनकी हर चीज शेयर होती है, हर चीज किसी न किसी तरह लीक होती है, बड़े बड़े इदारों की, बड़े बड़े लोगों की हर चीज जो है ना। तो यहाँ पर आपने खुसूसन ख्याल रखना है, अगर आप ऑनलाइन स्टोरेज गूगल ड्राइव यूज करते हैं, ठीक है, जीमेल, आपने पासवर्ड बहुत स्ट्रांग रखना है, ठीक है। किसी भी, बल्कि किसी भी जगह पे आप जो भी अकाउंट बनाते हैं तो पासवर्ड इतना स्ट्रांग रखें, आपको याद होना चाहिए, लेकिन इतना स्ट्रांग हो कि कोई अटेम्प्ट भी करे, कोई मतलब कि सबसे पहले उसमें लेटर्स लगाए, और लेटर्स जो होते हैं ना वो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, ठीक है। फिर इसके बाद आप उस पे स्पेशल कैरेक्टर्स लगाए, मतलब इस तरह रेड, हैशटैग, स्टार, इस तरह स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। फिर नंबर लगाए, तो तीनों को मिलाकर इसका क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। इसको स्ट्रांग पासवर्ड कहते हैं। कम से कम आपका पासवर्ड 10 कैरेक्टर तक होना चाहिए। 8 तक जो होता है वो स्ट्रांग, उससे ऊपर जो होता है वो सर्टिफिकेशन वाला होता है। 10 के ऊपर भी हो, खैर 12 तक हो, 10 तक हो, लेकिन 10 तक करें। 10 तक जब आपके पास कोई भी पासवर्ड होता है 10 कैरेक्टर तक, तो उसका मतलब कि किसी को हैक करना है थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और आम लोगों का डेटा कोई किसी को हैक नहीं करता, वो स्पेशल पर्पस के लिए। लेकिन फिर भी आप इंटरनेट के ऊपर आते हैं, आपके जीमेल जो अकाउंट है ये मल्टीपर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर आपका जीमेल अकाउंट किसी के हाथ लग गया तो इट्स मीन आपका सारा डेटा लीक हो गया, समझ आ रहा है। ये याद रखें, क्योंकि आपका गूगल ड्राइव में जितना भी डेटा होगा, अगर आपको गूगल ड्राइव में का फायदा क्या है, हमने ये क्वेश्चन भी किया, क्योंकि गूगल ड्राइव में ये फायदा है, आपके पास जो हार्डवेयर, आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, मोबाइल आपसे मिसप्लेस हो सकता है, गुम हो गया तो आपका सारा डेटा खत्म, ठीक है ना। किसी ने चुरा लिया, कुछ भी हो गया, लेकिन वो डेटा आपसे खत्म हो गया। फिर मोबाइल तो इंसान दूसरा भी ले लेता है, लेकिन डेटा तो वापस नहीं आता। मेन चीज तो डेटा होता है ना। तो ये मेरे साथ में एक दफा हुआ था, और वो डेटा उसके बाद मैंने कभी भी जो है ना, मतलब मैं खुद कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ, लेकिन असल मैंने बताया था कि हमें टीचर ने इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया था, ठीक है ना। हम ना एक
ये सारी चीजें दी भी, अगर दी भी तो टीचर, देखो टीचर जो होता है वो आपको जो अपडेटेड चले हर चीज के बारे में वो पहले सर्च करता है, पढ़ता है, फिर स्टूडेंट्स को वो शेयर करता है। लेकिन अगर एक टीचर को खुद नहीं पता तो वो शेयर नहीं करता। तो इसमें मतलब अगर मुझसे मोबाइल गुम हुआ है तो मेरी भी गलती है, लेकिन ज्यादा डेटा की जो मिसप्लेस हुई है उसकी गलती टीचर्स की, क्योंकि उसने हमें ये नहीं गाइड किया था कि आप अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर आपसे हार्डवेयर डिवाइस मिसप्लेस हो जाए। ठीक है, तो अगर आपसे हार्डवेयर डिवाइस मतलब मोबाइल गुम हो जाए या आपका लैपटॉप या कंप्यूटर डेड हो जाए, मतलब कि वो क्रैश हो जाए ड्यू टू सम रीजन, लाइट इशू वजह से, या गिर जाए आपसे, या पानी में चल जाए, कुछ भी हो जाए, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। हमेशा लाइफ में सेकंड ऑप्शन रखा करें, ये याद रखें। अगर मतलब कि किसी भी चीज में रिस्क नहीं लेना चाहिए, कोई भी चीज आप डिवाइस इस्तेमाल करें, इंटरनेट इस्तेमाल, तो आपके पास अदर ऑप्शन होना चाहिए कि अगर इस तरह हो गया तो फिर इसके बाद क्या होगा। तो इस तरह अगर आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट उसमें आपके पास इंटरनल स्टोरेज है, आपकी फैमिली की पिक्चर्स है, ठीक है, और कोशिश करें कि अपने मोबाइल में फैमिली की पिक्चर ज्यादा ना रखा करें, ये वैसे भी रिस्की होता है। लेकिन अगर आपको प्रोटेक्शन आता है तो अच्छी बात है, आप उसको लॉक करें प्रॉपर जाए, उसकी किसी भी ऐप वगैरह को इंटरनेट के ऊपर और शेयर हो जाता है ऑटोमेटिकली। आजकल देखो एआई का दौर है, तो इसका एल्गोरिथम इस तरह है कि आप जो चीज आप इंटरेस्ट रखते हो वो चीज आपके सामने आ जाती है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। अब आपके पास मोबाइल है, देखो मोबाइल हम क्यों यूज करते हैं, मोबाइल? एनी आइडिया, एनी क्वेश्चन? Why we use mobile? For information, data, for other, और कोई कार्स, मैसेजेस, इस पर्पस के लिए। देखो मोबाइल हमारे पास एक डिवाइस है जो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं ना, मोबाइल भी हमारे पास एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, उसके जरिए हम बात करते हैं, हम शेयरिंग करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं। लेकिन मोबाइल बना इसलिए था, उसका जो कंसेप्ट था ग्राहम बेल ने जो बनाया था वो इसलिए था कि हम एक बंदे से दूसरे बंदे के डिस्टेंस ज्यादा हो उससे बात करें, कोई बात कम्युनिकेशन करें, इंफॉर्मेशन दे, उस मकसद के लिए दुनिया में मोबाइल बना था। ग्राहम बेल इसका जो था खतरा, मोबाइल का इन्वेंशन जो किया था वो उसने किया था, और उसने सबसे स्टार्ट में अपने वाइफ के लिए बनाया था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना एक्सप्लोर हो गया, और इस तरह उस टाइम ये नहीं था मतलब कि वायरलेस वाला मोबाइल जो अभी सिम टेक्नोलॉजी हो जिस पे हम बात कर चुके हैं, लेकिन ऐसा इस्तेमाल करेंगे। तो मोबाइल हमारे पास है, ठीक है, अब इसको हम किस तरह यूज करेंगे, कल को अगर ये हमारे साथ खराब हो जाए तो कुछ भी रीजन हो, तो सबसे पहले को आप अपने इसमें जीमेल अकाउंट अपना बनाएं, ठीक है, जीमेल अकाउंट आपके पास होना चाहिए। हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट, ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई है, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जीमेल सिंपल अकाउंट है, तरतीब से उसको बस प्रोफेशनल ऑफिशियल बनाना है, ठीक है, उसमें कोई इस तरह के इधर-उधर के वर्ड्स प्रॉपर अपना नाम उसके साथ तरतीब से बना लिया, उसका पासवर्ड स्ट्रांग रख लिया, उसका टू मेथड वेरिफिकेशन जरूर करें। टू मेथड वेरिफिकेशन ये होता है अगर फॉर एग्जांपल किसी को आपका ईमेल और पासवर्ड मिल गया फॉर एग्जांपल, लेकिन वो फिर भी नहीं खोल सकता, क्यों? क्योंकि आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि ये समवन इज ट्राइंग टू ओपन योर जीमेल अकाउंट इन दिस डिवाइस इन दिस एरिया। इवन कि आपको ये भी पता चलता है कि कोई अधिपुर से इस इलाके से आपके जीमेल अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं, तो आपसे पूछते हैं कि इज इट यू, क्या ये तुम खुद हो? आप अगर उसको कहते हैं कि यस इट्स मी, तो फिर ठीक है, वो फॉरवर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आप कहते हैं नो इट्स नॉट मी, मतलब आपको तो पता होगा ये मेरा अकाउंट है तो ये कहां पर खोलना है, तो लिहाजा फिर आप उसको जब नो करते तो कोई नहीं खोल सकता। तो ये टू मेथड वेरिफिकेशन, कौन सा? और ये टू मेथड वेरिफिकेशन जीमेल अकाउंट के अंदर होता है। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको उसका तरीका सिखा दूंगा, ठीक है। तीसरा एक और ऑप्शन आजकल है पास की। पास की एक स्पेसिफिक की होती है, उसके जरिए आप जो है ना अपने जीमेल अकाउंट में, लेकिन ये सारी चीजें आपको याद भी होनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें याद ना हुए तो आपका जीमेल अकाउंट में ना ब्लॉक हो जाता है, फिर आप उसको रिकवर भी नहीं। लेकिन इसका भी एक सलूशन उन्होंने निकाला है। देखो जीमेल अकाउंट, गूगल कंपनी ने काफी ऑप्शन निकाले। अगर आपका एक जीमेल अकाउंट है, आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगॉट ऑप्शन है, अगर वो भी भूल गए तो उसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है रिकवरी ईमेल का। वो रिकवर कर जो आपने अदर ईमेल डालना है तो उसके ऊपर आपका वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, तो आपका जो ईमेल अकाउंट है वो रिकवर हो जाता है, उसको रिकवरी ईमेल कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। तो
यहाँ पर मोबाइल में आप सबसे पहले इंस्टॉल करें गूगल कंपनी का कंटेक्ट। ठीक है, एक हमारे पास मोबाइल के अंदर जो होता है कंटेक्ट का एक आइकन होता है। ठीक है, क्या होता है मोबाइल में, यहाँ पर आपके पास मोबाइल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास किसी कंपनी का भी मोबाइल हो, उसमें जो कंटेक्ट होते हैं वो डिफरेंट आइकन के होते हैं, मतलब कि मोबाइल के इंटरनल जो होते हैं। अब इन्फिनिक्स कंपनी है, गूगल है, आईफोन है, सब के अपने अपने आइकन्स है। इसको आइकन्स कहते हैं, मतलब कि सारे आइकन्स हैं। अब इस आइकन्स के ऊपर आपके पास बाय डिफॉल्ट कंटेक्ट्स का एक आइकन आया होगा। ठीक है, मतलब उसमें आपके सारे कंटेक्ट्स आप सेव करते हैं ना। जब हम कंटेक्ट सेव करते हैं उसको आप व्हाट्सएप पे यूज करते हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए, कार्ड वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो वो कंटेक्ट्स तो आपके पास अपने इंटरनल जो मोबाइल की मेमोरी उसमें स्टोर होते हैं, या आपके सिम में स्टोर होते हैं। किसी न किसी जगह पे स्टोरेज का जो सिम जो है ना, ये भी स्टोरेज डिवाइस में आते हैं, क्योंकि वो भी स्टोर करते हैं, लेकिन एक लिमिट पे आपको बोलते हैं कि आप एट अ टाइम एक सिम में 200 तक कंटेक्ट सेव कर सकते हैं, या 250 तक, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन मोबाइल के इंटरनल मेमोरी ज्यादा होती है, उसमें हम बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर सेव नहीं करने, आपने गूगल के प्रोडक्ट्स में जाना है। गूगल के, ये गूगल है, या तो बाय डिफॉल्ट आपके पास इंस्टॉल होगी, या सिंपली आप जाएंगे प्ले स्टोर में और यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। सिंपली यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे गूगल कंटेक्ट, गूगल कंटेक्ट। ठीक है, ये देखिए इसका आइकन मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास क्या है, गूगल कंटेक्ट आपने दिया कंटेक्ट्स, यहाँ पर आपके पास आइकन आ जाएगा। ये जो आइकन है आपने यहाँ पर यही वाला इंस्टॉल करना, किसी और कंपनी का नहीं। तरह के मल्टीपल चीजें आपके पास आ जाती है, लेकिन आपने जो है ना वो इंस्टॉल नहीं करना, आपने सिर्फ गूगल कंपनी वाला इंस्टॉल करना है। अब इसका फायदा क्या मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो जब ये आपके पास शो हो जाता है, ये देखो नीचे लिखा है गूगल LLC। ठीक है, ये इसका पहचान है। देखो आजकल हम प्ले स्टोर में जो चीज सर्च कर रहे हैं उसके नीचे काफी चीज है, आप कंफ्यूज हो जाता है कि हमें कौन सा वाला है। तो उसके नीचे जो कंपनी का नाम होता है ना, वो वाला आपने, मतलब ये ओरिजिनल जो होता है कंपनी का नाम के साथ होता है। बाकी नाम लोग सेम भी रख लेते, लेकिन यहाँ पर आपके पास लिखा भी है गूगल LLC, मतलब ये वाला। ये देखो 5 बिलियन प्लस लोगों ने इसको, 5 बिलियन, बिलियन नहीं बिलियन, ठीक है ना, करोड़ों लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है। अब क्यों इंस्टॉल करते हैं, कोई फायदा होगा ना। 5 बिलियन बहुत बड़ा फिगर है, व्हाट्सएप से भी ज्यादा, फेसबुक से, हर चीज से ज्यादा। मतलब जितनी भी एप्स है जो बहुत ज्यादा फेमस हो गए, अभी व्हाट्सएप कितना है कि 2-3 बिलियन, उससे भी ज्यादा। ये लोग इसलिए इंस्टॉल करते हैं क्योंकि इसका फायदा क्या है, जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं, छोटा सा ऐप है। ठीक है, ये आपके पास तकरीबन 9.2 MB का ऐप है। अब इसमें सिंपली आप जाएंगे, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर आप जाएंगे और उसको गूगल पे जो आपका जीमेल अकाउंट है ना, उसके साथ लॉगिन करेंगे। और आप जब भी कंटेक्ट को सेव करेंगे तो आप उसी जीमेल अकाउंट में उसको सेव करेंगे। नाइन टर्न आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, जब आप इंस्टॉल करेंगे इसके बाद 3 आएंगे, वैसे आपके पास 2 आएंगे, या इंटरनल मेमोरी या सेव। ठीक है, फिर उसमें लिखा होता है इंटरनल मेमोरी का मतलब फुल लिखा होता है, फुल में सेव करना है या सेव में, ये 2 ऑप्शन। लेकिन जब आप ये इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे कि आपने जीमेल में, ईमेल अकाउंट में सेव करना है, तो आपने सारे कॉन्टैक्ट्स को ईमेल अकाउंट में सेव करना है। जब आप सेव कर लेंगे, आपसे मोबाइल डिस्प्लेस हो गया, गुम हो गया, ठीक है, या खराब हो गया, जो भी हो गया, तो आप सिंपली दूसरा मोबाइल ओपन करें लेंगे, उसके ऊपर आप जीमेल का अकाउंट ओपन करें। पासवर्ड तो आपको पता होगा, पासवर्ड याद रखना है, अपने किसी जगह पे आप लिख लें, अगर भूल गए तो वहां पर आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपने उसी मोबाइल में गूगल कॉन्टैक्ट्स इंस्टॉल करना है। जब आप इंस्टॉल करेंगे वहां पर जब आप ईमेल देंगे तो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका जो जीमेल अकाउंट है ये आपके डिवाइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपका हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करता, वो ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज, गूगल कंपनी आपको क्लाउड स्टोरेज जो देती है, इसका ये फायदा होता है कि आपको हर चीज एक्सेस एनीवेयर एनी टाइम इन एनी डिवाइस, ये कांसेप्ट होता है क्लाउड स्टोरेज का। ये डेफिनेशन होता है कि एक्सेस डेटा एनीवेयर
एनी डिवाइस, ठीक है, और एनी टाइम, किसी भी जगह कौन सी भी डिवाइस में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप उसको डाउनलोड करके अपने कंटेक्स्ट को देख सकते हैं, और ये भी विद नेम सब कुछ उसी तरह होगा, सेम टू सेम, मतलब आपको ये फील नहीं होगा मुझे मोबाइल में। दूसरा जो आपका जो गैलरी का डेटा है, ठीक है, गैलरी का जो डेटा इंटरनल स्टोरेज फाइल मैनेजर में जो डेटा आता है जो आपका इंटरनल स्टोरेज में, उसको कैसे यहाँ पर शिफ्ट करें। तो आपके पास जो कीमती डेटा होता है, जो आपके फैमिली के लिए आपके पिक्चर, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या आप चाहते हैं कि मेरे पास फॉरएवर तक हो, तो उसको सिंपली आप गूगल ड्राइव में इंस्टॉल करें। ये गूगल कंपनी का है, वहां पर एक फोल्डर बनाएं, ये मेरे मतलब पर्सनल पिक्चर, दूसरा फोल्डर बनाएं माय डॉक्यूमेंट्स, तीसरा फोल्डर बनाएं माय फैमिली, जो भी आप लोगों का जो डेटा होता है 3-4 फोल्डर बनाएं, उसके अंदर उसको अपलोड करें, तो वो उधर पड़ा हो। बेशक आप गैलरी से डिलीट करें, फॉर्मेट करें, लेकिन वो डेटा उधर पड़ा हो, ठीक है। तो ये आपके जीमेल के साथ कंटेक्ट, जब आप दूसरा मोबाइल लेंगे तो वहां पर गूगल ड्राइव इंस्टॉल करें और ऑटोमेटिकली सारा डेटा डाउनलोड करें, आपके पास गैलरी में आ जाएगा, वो जब भी चाहिए। और इसका फायदा है, फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी जगह पे जाए वहां पर आपके पास मोबाइल अलाउड ना हो, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, या आप घर में भूल गए और आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई टेस्ट है इस तरह, और आपके सारे डॉक्यूमेंट गूगल ड्राइव में पड़े, तो सिंपली आप किसी लैब में किसी जगह बैठ के डाउनलोड कर लॉग कर ले। बात लॉग आउट करना जरूरी होता है, याद रखिए, जब भी किसी भी अननोन जगह पे आप अपना डिवाइस, मतलब कि आप WhatsApp स्कैन कर लेते हैं कुछ भी, और ये सभी भी ऑप्शन है, अगर आप भूल भी जाए तो अपने जीमेल अकाउंट के अंदर जो है ना ये ऑप्शन होता है, वहां से आप लॉग आउट कर सकते हैं घर से भी, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन जीमेल का जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हम डिस्कस भी करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्लास में भी, बाकी भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस तरह के ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए। समझ आ रहा है, ठीक है। तो स्टोरेज के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा कि स्टोरेज डिवाइस हमारे पास क्या क्या होते हैं, सारे बुक नंबर पे इसमें आपने। फिर आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कौन से डिवाइसेस? कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं स्टोरेज डिवाइसेस में। है कोई क्वेश्चन? सर मोबाइल की इंटरनल कम्युनिकेशन जी, इसमें कौन होता है? इंटरनल मेमोरी जी, ये आपके पास आता है सेकंड मेमोरी, ठीक है। हां, क्योंकि वो आपको बस लॉन्ग टर्म तक स्टोर करता है ना, उसका इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता कि आपको मोबाइल ऑन किया आप डेटा तो पड़ा रहता है, तो वो जो डिवाइस आपको लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज देता है वो आपके पास सेकेंडरी मेमोरी में आता है, ठीक है। और जो आपका आप देखो आपके मोबाइल के अंदर भी जो है ना रैम होता है, रैम के बगैर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें, जो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जो टेक्नोलॉजी की जो डिवाइसेस होते हैं वो जरूरी होता है। मोबाइल जो जिसको हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे और कंप्यूटर वगैरह, तो उसमें रैम का इंस्टॉल होना जरूरी होता है। तो रैम के जरिए जो है ना वो आपका मोबाइल ऑन होता है और गर्म नहीं होता, प्रोसेसर होता है आपका। जितना भी रैम अच्छा होता है, आप देखिए मोबाइल का जो गेमिंग मोबाइल होते हैं ना उसके लिए रैम ज़्यादा चाहिए होता है, उससे रिक्वायरमेंट ये लिखा होता है कि आपके पास 8 GB 12 GB रैम होना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। अदरवाइज आपका मोबाइल या वो गेम सपोर्ट नहीं करता है, या आपका मोबाइल बहुत गर्म होता है, ठीक है, हीट करता है, और हीट की वजह से मोबाइल खराब भी हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हमारे पास क्या है? कम्युनिकेशन डिवाइस इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट enables a computer to send and transmit and receive data, instruction and information to and from one or more computer or mobile devices. कम्युनिकेशन डिवाइसेस का काम ये होता है कि वो हमें क्या करता है, हमें जो है ना वो कम्युनिकेट करता है डिफरेंट डिवाइसेस के साथ, ठीक है। इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। कम्युनिकेशंस occur over cables, telephone lines, cellular radio networks, satellites and other transmission medium. Some transmission media such as satellite and cellular radio networks are wireless, which means they have no physical line or wire. और ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि विदाउट वायर वाले जितने भी नेटवर्क्स होते हैं, जिस तरह के आप मोबाइल में सिम इस्तेमाल करते हैं उसको सेल्युलर डेटा कहा जाता है, क्योंकि ये और सैटेलाइट से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है टेलीविजन, उसमें भी फिजिकल लाइन की जरूरत नहीं होती, वो हमें वायरलेस से होती। कम्युनिकेशन मतलब सिग्नल्स के जरिए हम उसको एक्सेस करते हैं। इस तरह के मोबाइल के अंदर हमारे पास सिम होता है, सिम के ऊपर हम डेटा भी यूज करते हैं, कॉल्स भी करते हैं, कॉल्स भी करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस में बहुत ज्यादा आते हैं।
उसमें हमारे पास मॉडेम आते हैं, उसमें हमारे पास जो है मोबाइल भी उसमें मौजूद है। इसमें इसके अलावा और भी काफ़ी जगह ये हम फिजिकल पढ़ेंगे नेटवर्किंग सब्जेक्ट में। जो कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट है उसमें हम पढ़ेंगे, देखेंगे भी कि हम किस तरह एक मॉडेम को या इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह इसको हम इंस्टॉल करते हैं, ये इंटरनेट आता कहाँ से है। ये सारे क्वेश्चन आपने अपने माइंड में रखने हैं, नोट करने हैं या आपने पूछने हैं, ठीक है। कि इंटरनेट को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और ये वायरलेस क्या होता है और वायर क्या होता है, और ये इसका खास किस्म का वायर होता है या हर किस्म, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमने कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंस्टॉलिंग एंड रनिंग प्रोग्राम। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके जरिए जो है ना series of related instruction organized for a common purpose that is the computer what task to perform and how to perform them। जो कंप्यूटर को बताता है कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर consists of a program that control or maintain the operation of computer and its devices। System software serves as the interface between the user and application software। और इसमें सबसे important चीज कौन सी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक Mac, Windows, Linux, Android, Microsoft Windows etc। देखो अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडो नहीं है तो आपका कंप्यूटर रन नहीं होगा, सिंपल बात है। तो वो जरूरी है। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके ऑलरेडी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जैसे पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर का मतलब यू डोंट टच फिजिकली, जिसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो हम MS वर्ड को यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमें ग्राफिक्स के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए हम फोटोशॉप यूज करेंगे, इलस्ट्रेटर यूज करेंगे, ठीक है, कोलोरेडो यूज करेंगे। अगर हमें वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए कि कट इस्तेमाल करें मोबाइल में, शॉर्ट स्टाइल में, इस तरह की और बात बहुत से हैं। ये इसे हम ऑनलाइन हम वेब ब्राउज़र के कैनवा वगैरह सारे करते हैं। तो मतलब कि एप्लीकेशन 100 प्लस बल्कि 1000 प्लस सॉफ्टवेयर है जो हम अपने पर्पस के लिए, गेमिंग पर्पस हो गया, वेब ब्राउज़र्स हो गए, इसी तरह मीडियाज हो गए, एंटरटेनमेंट्स हो गए, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। तो हेल्प टू मीट सर्टेन नीड्स टू यूजर, यूजर का मतलब जो यूज करने वाले परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑन कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पॉइंट वर्ड, एक्सेल, आउटलुक्स, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ये सारे अपने पढ़ने को एडवोकेट, ये जितने भी हैं बहुत ज्यादा है। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप सिंपली 3-4 आपको मैं बताता हूं, www.filehipu.com या अगर आपको तकरीबन 25,000 प्लस जो है ना सॉफ्टवेयर फ्री मिलेगी। इसी तरह एक दूसरा वेबसाइट है www.fileharp.com, ठीक है। इसी तरह आप softonic.com, softonic.com याद जाए, यहाँ से आपको मिल जाता है। इसी तरह आपके पास uptodown.com, ठीक है। इसी तरह आपके पास www.archive.org, इस तरह बहुत ज्यादा है। ये टॉप वेबसाइट्स है जहाँ पर आपके पास 1 लाख प्लस सॉफ्टवेयर जो है ना वो पड़े 1 लाख, ठीक है। मतलब कि आपके पास थाउजेंड्स किस्म के सॉफ्टवेयर जो है वो पड़े हैं इस वेबसाइट्स के ऊपर। और ये सबसे पुराना है archive.org, ये तकरीबन 40-50 साल पुराना। इसमें आपको बुक्स भी मिलेंगे, इसमें आपको ऑडियोज भी मिलेंगे, इसमें आपको वीडियोज भी मिलेंगे, सॉफ्टवेयर भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन पूरा। इसके अलावा ये सारे जो यहाँ पर आपको जो भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, जो कंपनी है उनके अपने भी वेबसाइट्स के ऊपर है। जिस तरह के देखो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाए या माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे जाए, वहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर आपको गूगल है, गूगल की कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स एक जगह पे मिलते हैं। इसी तरह अगर आपको ब्राउजर चाहिए, कोई ब्राउजर को सारे मिल जाते हैं। इसी तरह अगर आपको एडोब कंपनी है, एडोब कंपनी के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है, एक जगह पे। कोलोरेडो के या और जितने भी सारे मिल जाते हैं। इंस्टॉलिंग एंड रनिंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसको हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क विद द कंप्यूटर, प्रिंटर एंड अदर वेब, उसको हम ड्राइवर्स भी कहा जाता है। देखो वो सॉफ्टवेयर जिसको हम
कंपेटिबिलिटी के लिए इंस्टॉल करते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है उसके साथ हम प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं तो प्रिंटर के लिए हमें हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन वो उसी कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। आप एचपी कंपनी का प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं तो आप एचपी.com पे जाए और वहां से जो है ना उसके ड्राइवर्स का मतलब होता है कि उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं यूज करने के लिए। अगर आपके एक्सेल कंपनी का ठीक है एक्सेल कंपनी का प्रिंटर है या आपके पास कोई और कंपनी है ठीक है, तो उस कंपनी के वेबसाइट पे जाए, वहां से ड्राइवर डाउनलोड करें, उसको इंस्टॉल करें तो आपका प्रिंटर कनेक्ट हो जाता है। या कोई और अदर डिवाइस उसके साथ आप कनेक्ट करते हैं तो उसको आप इंस्टॉलिंग कहते हैं, इंस्टॉलिंग और रनिंग प्रोग्राम, जिसको आप रन करके जो है ना उसको यूज करते हैं और वो कंप्यूटर आपका काम करता है। ठीक है, डबल क्लिक टू फाइल, डबल क्लिक शॉर्टकट बना लेते हैं अपने स्क्रीन पे, उसको हम यूज करते हैं। प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब सॉफ्टवेयर को बनाते कैसे हैं, तो सॉफ्टवेयर को हम बनाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और ये हम C++ पे पढ़ेंगे। तो ये वाला टॉपिक तो यहाँ से कैंसिल, मतलब इसको नहीं पढ़ते क्योंकि ऑलरेडी हम इसको पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग में कि सॉफ्टवेयर किस तरह बनते हैं। तो मैंने आपको बोला कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए स्पेसिफिक लैंग्वेज की जरूरत होती है, और वो लैंग्वेज हम पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, प्रोग्रामिंग C++ में पाइथन हो गया, ठीक है, जावा हो गया, इसी तरह बहुत से विजुअल स्टूडियो, C# एंड सो ऑन। ठीक है, फिर आ जाता है सॉफ्टवेयर SDLC, ये शॉर्टकट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसको इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज SDLC, सिस्टम सॉफ्टवेयर पेपर में आता है। ठीक है, software development set of activity used to build information systems. Systems development activity often grouped into larger categories called phases. इसमें 5 phases हमारे पास है: planning, analysis, design, implementation, operation, support and security। मतलब ये कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई आपके पास यूजर आ गया तो वो आप किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले आप उनसे रिक्वायरमेंट लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपनी के बंदा है, मैं क्लीनिंग खोलना चाहता हूँ, मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें मेरे पास जो है पेशेंट आए वो पीडी हो, ठीक है, वो प्रॉपर वहां से रजिस्ट्रेशन करे, फिर वो जाए लेबोरेटरी में, मेरे पास लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में टेस्ट करे, वहां पर उसको डेटा उसको ऑटोमेटिक मिल जाएगी कि इसको मैंने यहाँ पर टेस्ट किया सीबीसी के लिए किया, फिर वो जाए एक्सरे में, वहां पर उसने एक्सरे किया, वहां पर उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, फिर वो उसके बाद कोई और फार्मेसी में जाए, फार्मेसी में उसने मेडिसिन ली, वहां पर तो सब जगहों पे उसका डेटा मिलना चाहिए। तो पीडी से उसका स्टार्ट होगा और सबका डेटा, और उसमें जो भी पैसे लिए, मतलब अल्ट्रासाउंड के पैसे लिए, उसमें जो है लेबोरेटरी में लैब के पैसे दिए, एक्सरे में पैसे दिए, फार्मेसी, वो सब के पैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में भी शो होने चाहिए, ओवरऑल भी शो होने, और जिस डॉक्टर के पास गया उस डॉक्टर का नाम और प्रिस्क्रिप्शन डिटेल, ये मुझे मिल गया रिक्वायरमेंट। किसी ने यूजर ने मुझे दी, मतलब किसी क्लाइंट ने, उसको क्लाइंट कहा जाता है, क्लाइंट ने मुझे या कस्टमर ने मुझे दिया एक रिक्वायरमेंट कि मेरा ये आइडिया है। अब प्रोग्रामर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है और एक आम बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, उसका जो इसको हम सिनेरियो भी कहा कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, कि इस तरह का चीज चाहिए, और दुनिया में जो चीज भी वजूद में आती है फिजिकल स्ट्रक्चर, उसके लिए प्लानिंग फेजेस जरूरी होते हैं। मतलब कि बिल्डिंग बनाए तो ऑटोमेटिक तो नहीं बना, इसके लिए सिविल इंजीनियर आए, कंस्ट्रक्शन आए, मतलब बिल्डर्स आए, बाकी इलेक्ट्रिकल वाले आए, सब आए कि यहाँ पर देखो हम बोर करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये होगा, ये पार्किंग होगी, ओपन होगा, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे ये होगा, या ये करेंगे, ये सब डिस्कस हुआ है। फिर मैप बना, फिर मैप को इम्प्रूव किया गया, फिर उसके बाद उस पे फर्स्ट पे सो ऑन, तो एक बिल्डिंग खड़ी हो, जिस तरह के देखो बुर्ज खलीफा दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है आपके पास एक बिल्डिंग है, लेकिन वो भी खुद ब खुद तो नहीं बनी, उसके लिए डिफरेंट टाइप से इंजीनियर्स बैठे, उस पे वर्क हुआ, उसके बाद वो वजूद में आई। ठीक है, मतलब 5-6 साल उस पे लगे, और इसी तरह सॉफ्टवेयर में बनाने में भी काफी टाइम लगता है, अगर बहुत ज्यादा लंबा सेटअप है तो उसके लिए कम से कम आपको 6 महीने 1 साल लगता है। अगर शॉर्ट कोई शॉप है, कोई छोटा मोटा है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा 2 मंथ में बन जाता है। लेकिन डिपेंड ऑन एक्सपर्टीज, अगर आपके प्रोग्रामर एक्सपर्ट है और आपके पास टीम, और ये एक बंदा नहीं कर सकते, आपके पास टीम को 4-5 बंदे को एक फ्रंट एंड पे काम करेंगे, बैक एंड एंड सो ऑन। एनी हाउ, आज का हमारा टॉपिक जो था वो आईसीटी का सेकंड चैप्टर था, ठीक है, सेकंड लेक्चर था, उसमें हमने पेज नंबर 7 तक पढ़ लिया है, ठीक है, सॉरी 7 से 8 तक हमने पढ़ लिया, 5 to 8 उसमें हमने स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइस, क्लाउड स्टोरेज, और इसकी तरह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, इसके अलावा हमने SDLC भी पढ़ा, SDLC,
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ, कम्युनिकेशन के फेजेस और ये सब। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो कर, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखें, शेयर करें फ्रेंड के साथ और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।